तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के लिए न्यू मॉडल पेपर सेट जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन को देख लिया था। साथ ही साथ जियोग्राफी का सेट 1, इकोनॉमिक्स का सेट 1 और इंग्लिश कोर के सेट 1 का सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने ये सब सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी से कुछ देर के बाद आपका इंग्लिश कोर के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर के सेट 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह से आपका 1 से 2 दिनों में सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि पैसेज आपका हिंदी का है और हिंदी का पैसेज आसान रहता है। इसे आप लोग पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पैसेज को अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इस पैसेज में आपका साहित्य और समाज के संबंध के बारे में बताया गया है। देखिए आपका यहाँ पे साहित्य से शुरू भी हो रहा है और अंत भी आपका साहित्य और समाज के संबंध को जिक्र करते हुए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है। देखिए इस पैसेज का कौन सा टाइटल सबसे बढ़िया है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि इस पैसेज में आपका साहित्य और समाज के बारे में बताया गया है, साहित्य और समाज के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साहित्य और समाज इस पैसेज का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, सबसे अच्छा टाइटल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्यकार के मन के लिए निम्न में से कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप लोग पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से इसको अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए मन के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो संवेदनशील का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका संवेदनशील, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्यकार साहित्य को पाठक के समझ कैसे रखता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए इस लाइन में यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी जयों का तयो पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी जयों का तयो, लेकिन ऑप्शन में आपका कल्पना के रंग में रंग कर सिर्फ दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि कभी कल्पना के रंग में रंग कर, यहाँ पे भरकर लिखा हुआ है तो सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट है, कभी कल्पना के रंग में रंग कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है। तो देखिए इसका भी उत्तर आपका आखिरी लाइन में यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि साहित्यकार जब समाज के सामने अपने मन की बात सुनता है तो साहित्यकार समाज का संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कब अपने मन की बात जब साहित्यकार क्या करता है, समाज को सुनाता है, तब। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में कि मन की बात समाज को सुनाता है तब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसी प्रकार से आपका आगे एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के सही विकल्प का चयन करना है। तो इस काव्यांश को भी आप लोग सही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैं इसके डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। देखिए इस काव्यांश को आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें वीर सपूतों के बारे में बताया गया है, वीरों के बारे में बताया गया, भारत के वीरों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए अंत आपका हो रहा है पहला परिणाम से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, यानी कि इस काव्यांश जो आपका दिया हुआ है इसका सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि इसमें बताया गया है भारत के वीरों के बारे में बताया गया है और अंत कैसे हो रहा है देखिए यहाँ पे कि पहला परिणाम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही टाइटल हो जाएगा, सबसे अच्छा टाइटल होगा वो होगा कि वीरों को मेरा प्रणाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यही सबसे बेहतर टाइटल इस काव्यांश का होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि किन वीरों को प्रणाम करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि जो स्वदेश का मन भरा है, जो साहसी है और जो निडर है, यानी कि इन सभी वीरों को प्रणाम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वां कि निम्न में से कौन सा मस्तक का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपका तन्य है, तन्य आपका मस्तक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात ललाट, माथा, परेशानी, पेशानी, ये सब क्या है आपका, ये मस्तक का पर्यायवाची शब्द है। तैन्य आपका मस्तक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तैन्य का मतलब होता है बेटा, बेटा या पुत्र का पर्यायवाची शब्द आपका तैन्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तैन्य आपका मस्तक यानी कि माथा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका कि कवि ने भारत के माथे का लाल चंदन किन्हें कहा है। तो कवि के अनुसार भारत का जो माथे का लाल चंदन है वो कहा है आपका कि देश के वेदी पर प्राण निछावर करने वालों को। किसे कहा है, तो देश के वेदी पर प्राण निछावर करने वालों को कहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति के माध्यम से क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से 8 तक का जो पेसेज का क्वेश्चन देखा ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आज तक इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड है कि एक बार भी पेसेज आपका रिपीट नहीं हुआ है, ना ही आपका काव्यांश रिपीट हुआ है मॉडल पेपर का तो प्रीवियस ईयर का। प्रत्येक बार आपका नया पेसेज, नया काव्यांश आपका आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका जो पेसेज हम लोगों ने पढ़ा ना, ये आपका रिपीट नहीं होगा। ये आपको किस तरह से आंसर ढूंढना है, एक तरीका, एक आइडिया पता हो जाए, इस वजह से इस पेसेज को सॉल्व करवाया मैंने। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि पेसेज को आप लोग क्या कीजिए, अपने से पढ़िए, ताकि आप लोग यहाँ पे अपने से पढ़ के प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे रचनात्मक तथा अभिव्यक्ति का माध्यम से जो क्वेश्चन है, इससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हुबहू बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार माध्यम में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाचार के 6 ककारों में सम्मिलित नहीं है। तो समाचार के 6 ककार क्या क्या है, तो देखिए क्या, कब, कहाँ, क्यों, को, कौन और कैसे, ये सब जो है क्या आपका जिससे क्वेश्चन मार्क बनता है, क्वेश्चन बनता है, ये सब जो शब्द है आपका ये क्या है, ये 6 शब्द आपका समाचार के ककार है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन और कैसे। ठीक है, इसमें आपका जैसे नहीं आता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जैसे, ये 6 ककारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात 6 ककारों में आपका क्यों, क्या, कहाँ, ये सब सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो भाषा, शैली, बिंब, ये तीनों आपका कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि टेलीविजन कैसा माध्यम है। तो टेलीविजन में हम लोग क्या करते हैं, देखते भी है टेलीविजन को और उससे हम लोग सुनते भी है। तो टेलीविजन आपका दृश्य और श्राव्य दोनों माध्यम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, दृश्य श्राव्य माध्यम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फीचर किस शैली में लिखा जाता है। तो देखिए फीचर आपका कथनात्मक शैली में लिखा जाता है, एक मनोरंजक शैली में लिखा जाता है, कहानी के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कथनात्मक शैली। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समाचार किस शैली में लिखा जाता है। तो समाचार आपका ये उल्टा पिरामिड शैली, किसमें, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की विधिवत स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था, सन 1936 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला था। तो भारत में पहला छापा खाना आपका गोवा में खुला था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और किसने खोला था, तो पुर्तगालियों ने खोला था, और इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एंकर बाइट में बाइट कवि का क्या अर्थ है। तो एंकर बाइट में आपका बाइट कवि का अर्थ होता है आपका कथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा कथन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का कि भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब से माना जाता है। तो भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर आपका 1993 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1993 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका खंड ग है और खंड ग में आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि आपके किताब से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपका एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है
और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसका उत्तर मैं आप सभी को डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, इस पद्यांश को आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये जो पद्यांश है आपका आपके किताब की कविता जो सरोज स्मृति है उससे लिया गया है, उसी का अंश है। और सरोज स्मृति की रचना किसने किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत काव्यांश में कन्ये तू किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये आपका सरोज के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गत कर्मों का अर्पण कर में कर्मों से क्या तात्पर्य है? तो कर्मों से यहाँ पे तात्पर्य पिता कर्म से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि संबल शब्द का अर्थ है। तो संबल शब्द का अर्थ यहाँ पे सहारा है। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा सहारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो अभी मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया कि ये जो काव्यांश है आपका सरोज स्मृति से लिया गया है और सरोज स्मृति की रचना किसने किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। तो ये जो पद्यांश है इसके कवि कौन हो गए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत आपका स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगर पूछे कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है तो ध्यान रखिएगा कार्नेलिया का गीत आपका चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि केदारनाथ सिंह कृत दिशा कविता का मूल संदेश किससे संबंधित है? तो ये आपका बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि रघुवीर सहाय कृत तोड़ो कविता में देखिए यहाँ पे तोड़ो कविता 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो एक ही बार पढ़ना है कि तोड़ो कविता में तोड़ो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो यह आपका बाधा के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सखी है पुष्सी अनुभव मोया से प्रीति अनुराग बखिनी तिल तिल नूतन होए पंक्ति किस कवि का है? तो ये आपका विद्यापति का है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? तो ये आपका अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। एक गद्यांश आपके किताब का जो कहानी है वो कहानी सेक्शन से ही लिया गया है, ठीक है। देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 31 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। देखिए ये जो गद्यांश है आपका सोनबदिया जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया है और सोनबदिया की रचना किसने किया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये अभी अब मैंने आप सभी को बताया कि ये सोनबदिया चैप्टर से लिया गया है और इसकी रचना किसने किया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने किया, ठीक है। तो ये जो प्रस्तुत गद्यांश है तो इसका भी रचना किसने किया है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हर गोविंद का क्या कार्य था? तो हर गोविंद का कार्य था आपका संवाद पहुंचाना। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोम रोम कल्पने लगा का क्या अर्थ है? तो रोम रोम कल्पने लगा इसका अर्थ है अत्याधिक दुखी होना। क्या? अत्याधिक दुखी होना इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो गद्यांश है आप सभी को मैंने अभी बताया कि संवदीय चैप्टर से लिया गया है। तो ये गद्यांश आपका संवदीय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटुज किस विधाक की रचना है? तो ये आपका निबंध विधाक की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 का कि ममता कालिया कृत दूसरा देवदास कहानी में किस स्थान को केंद्र रखा गया है? तो इसमें हर की पौड़ी को केंद्र रखा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है आपका कि यह सगर वजाहत द्वारा लिखित लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? तो ये व्यवस्था का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सुरमनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध नहीं है। तो जो आपका पहचान है, ये पहचान आपका सुरमनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाकी बात बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो, ये तीनों आपका सुरमनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध है, पहचान आपका नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कथाकार आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्मरणात्मक निबंध प्रेम धन की छाया स्मृति में भारत तेंदु मंडल के किस प्रमुख रचनाकार की चर्चा है। तो इसमें आपका रामचंद्र शुक्ला की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जहां कोई वापसी नहीं में किस स्थान की विशेष की चर्चा है। तो यहाँ पे सिंगरौली की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई। तो इतिहास दिवाकर की उपाधि आपका गुलेरी जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा आलोक पर। तो यहाँ पे मैंने टॉप जो 40 क्वेश्चन था आपका मॉडल पेपर सेट 1 का, वो मैंने आप सभी को बता दिया। अभी से कुछ देर के बाद इंग्लिश कोर के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड होगा और इसी तरह से आपका 1 से 2 दिनों में आपका सभी सब्जेक्ट के पूरे 3-3 सेट जो मॉडल पेपर आए हैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 बजे रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बस आप सबों के लिए, ठीक है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना है आपको और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो चलिए अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।